हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप। आज हम पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। देखिए, पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि डीएनए रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव होता है। हमने डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में थोड़ा सा पढ़ा था, फिर पढ़ा था हमने डीएनए रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव होता है और इसके लिए हमने मजल्सन एंड स्टॉल का एक एक्सपेरिमेंट भी आपको समझाया था। आज हम पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, यानी कि डीएनए रेप्लिकेशन की प्रोसेस कैसी होती है। तो पहले कुछ स्टार्टिंग का जो हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि डीएनए रेप्लिकेशन होता क्या है। देखिए, डीएनए रेप्लिकेशन एक वो प्रोसेस है जिसमें डीएनए अपनी अमाउंट को डबल करता है। ओके, डीएनए रेप्लिकेशन इज अ प्रोसेस बाय विच अमाउंट ऑफ डीएनए इज डबल्ड। ओके, डीएनए रेप्लिकेशन कैसा होता है, हमने कैसा बताया था आपको, सेमी कंजर्वेटिव। डीएनए रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव होता है और इसे हम प्रूफ भी कर चुके हैं, ठीक है, मिजल्सन एंड स्टॉल के एक्सपेरिमेंट के थ्रू। सेमी कंजर्वेटिव का मतलब है जैसे ये डीएनए है और इससे जो नया डीएनए बनेगा उसमें एक स्ट्रैंड अपने फादर का होगा यानी कि पुराना, और एक उसमें नया बनेगा। डीएनए रेप्लिकेशन के सेमी कंजर्वेटिव का मतलब हमने आपको बताया था कि जो डीएनए से नया डीएनए बनेगा तो जो नया वाला डीएनए है उसका एक स्ट्रैंड पुराना वाला होगा यानी कि पेरेंटल, और एक उसका नया बना होगा। तो यह है सेमी कंजर्वेटिव जो हम पिछली वीडियो में प्रूफ कर चुके हैं। इसके बाद हम पढ़ते हैं मैकेनिज्म ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, किस तरह से ये डीएनए रेप्लिकेशन होता है। तो इसके लिए हम इसे 3 स्टेप में पढ़ेंगे। फर्स्ट स्टेप इज uncoiling of DNA strand या सेपरेशन ऑफ डीएनए स्ट्रैंड, ठीक है, कुछ भी बोल सकते हैं इसे। अब ये किस तरह से होता है, देखिए हमने यहां पर एक डीएनए यहां बनाया हमने, अब हमें इससे यहां पर 2 डीएनए बनाने हैं। तो उसके लिए हमें इसके अंदर क्या लिखा हुआ है उसे पढ़ना तो होगा और उसके लिए इसे हमें खोलना होगा। मैं इसे इस तरह से बता सकती हूँ जैसे कि एक फोटोस्टेट की मशीन होती है, ठीक है, और अगर आपको किसी पेज को उसमें कॉपी करना है, अगर आपको किसी पेज को उसमें कॉपी करना है तो सबसे पहले आपको उस पेज को खोलना पड़ेगा, किताब के जो आपकी बुक है उसके उस पेज को खोल के तभी तो आप उसे फोटोस्टेट की मशीन में लगाएंगे। और फोटोस्टेट की मशीन में जब आप उसे लगाएंगे तो सेम उसे पढ़ के फोटोस्टेट की मशीन ऐसी की ऐसी कॉपी बना देगी। तो उसी तरह से अगर इस डीएनए से आपको दूसरा डीएनए बनाना है तो सबसे पहले इस डीएनए के ये दोनों स्ट्रैंड्स को आपको खोलना होगा। इसे हम बोलते हैं अनकॉइलिंग ऑफ डीएनए स्ट्रैंड। और डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स को खोलने के लिए आपको उनके बीच के बॉन्ड्स तोड़ने पड़ेंगे। और डीएनए के बीच के जो बॉन्ड्स होते हैं वो कौन से होते हैं, हम आपको डीएनए के स्ट्रक्चर में बता चुके हैं। डीएनए के जो बीच के जो बॉन्ड्स होते हैं उनको हम बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड्स, जो बेसिस के बीच में होते हैं। तो आपको हाइड्रोजन बॉन्ड्स को ब्रेक करना पड़ेगा, उसको तोड़ना पड़ेगा, और उसके बाद ही डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स खुलेंगे और ये डीएनए खुलेगा, पढ़ने लायक होगा। आपको मेरी बात समझ में आ रही है। हाइड्रोजन बॉन्ड्स को तोड़ने के बाद तो इसके लिए कौन सा एंजाइम यूज होता है, आपको यहाँ पर एंजाइम्स के नाम याद रखने पड़ेंगे। इसके लिए कौन सा एंजाइम यूज होता है तो आपको याद रखना पड़ेगा, यहाँ पर एक एंजाइम है हेलिकेज। ये हेलिकेज एंजाइम डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स के बीच के जो हाइड्रोजन बॉन्ड है उसको तोड़ देता है। यानी कि डीएनए हेलिकेज क्या काम करता है, ब्रेक द हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन बेसिस। जो बेसिस होते हैं, जो हमने डीएनए के 4 बेसिस पढ़ाए थे आपको, उसके बीच के हाइड्रोजन बॉन्ड्स को ये हेलिकेज एंजाइम तोड़ देता है। अब आप खुद सोचिए, ये एक डीएनए है और इसके बीच के हाइड्रोजन बॉन्ड अगर टूट गया तो डीएनए इस तरह से खुलना शुरू हो जाएगा। ओके, अच्छा, इसमें आपको एक चीज और जो आपको याद रखनी है वो ये कि आपने जो 4 बेसिस पढ़े हैं, ए, जी, टी और सी, और आपने पढ़ा है ए और टी के बीच में डबल बॉन्ड होता है, जी और सी के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो आप बताइए किसे तोड़ना ज्यादा आसान होगा, ए और टी के बीच के बॉन्ड को या जी और सी के बीच के बॉन्ड को? ऑब्वियसली जी और सी के बीच के बॉन्ड को, क्योंकि इसमें ट्रिपल बॉन्ड है और ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ना थोड़ा मुश्किल होगा कंपैरिजन टू डबल बॉन्ड। तो ये भी आपको थोड़ा याद रखना है। खैर, हमने हेलिकेज एंजाइम का आपको फंक्शन बता दिया कि हेलिकेज एंजाइम जो बेसिस होते हैं उनके बीच के हाइड्रोजन बॉन्ड्स को तोड़ देता है, जिससे कि डीएनए स्ट्रैंड खुलना शुरू हो जाता है, यानी कि उसको अंदर से हम पढ़ सकते हैं। अब इसके बाद जो अगला एंजाइम है वो है टोपो आइसोमरेज। नेक्स्ट एंजाइम इज टोपो
आइसोमरेज एंजाइम। इस एंजाइम का क्या काम होता है? देखिए, आपको ये चीज समझनी होगी। मैं इसे एक डोरी के थ्रू समझाती हूँ आपको। ये एक डोरी है, इसे आप डीएनए समझिए, और ये है, हमने इसको इस तरह से कॉइल कर दिया जैसा कि डीएनए होता है। अब हमने क्या किया, सबसे पहले तो इस डोरी के बीच के हाइड्रोजन बॉन्ड्स तोड़े हेलिकेज एंजाइम्स के थ्रू। इस डोरी के बीच के हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़े हमने हेलिकेज एंजाइम के थ्रू, और ये डोरी खुलना शुरू हो गई। ये डोरी खुलना शुरू हो गई। तो आप ये देखिए, इस तरह से ये डोरी खुल रही है। अब आप इस डोरी के अंदर क्या लिखा हुआ है ये पढ़ सकते हैं ना, और उसको पढ़ते पढ़ते एग्जैक्टली उसकी जैसी कॉपी यहाँ बना सकते हैं। आपको समझ में आ रहा है ना इसको खोलने की जरूरत क्यों पड़ी? इस स्टोरी के अंदर जो कुछ भी लिखा हुआ है आप उसे आसानी से खोल के पढ़ सकते हैं, और जो कुछ भी लिखा हुआ है उसको एज इट इज पढ़ के हम बना सकते हैं। ठीक है, बनाएंगे कैसे वो अभी आगे पढ़ेंगे हम। इसमें सबसे पहले हमारी डोरी खुलना शुरू हो गई। ओके, अब इसके बाद देखिए, जैसे जैसे ये डोरी खुल रही है वैसे वैसे ऊपर की जो कॉइलिंग है वो बढ़ती जा रही है। ये चीज आप समझिए, जैसे जैसे ये डोरी खुल रही है वैसे वैसे ऊपर की जो कॉइलिंग है वो बढ़ती जा रही है। इसको बोलते हैं हम कॉइलिंग टेंशन। इसको क्या बोलते हैं हम? कॉइलिंग टेंशन। इससे डीएनए के टूटने का खतरा होता है। इससे डीएनए के टूटने का खतरा होता है, उसके ब्रेक होने का खतरा होता है। तो उसके लिए एक एंजाइम होता है जो इस कॉइलिंग टेंशन को रिमूव करता है, और वही एंजाइम है टोपो आइसोमरेज एंजाइम। तो आपको समझ में आ गया, टोपो आइसोमरेज एंजाइम क्या करता है कि जब डीएनए खुलता है तो उसके खुलने की वजह से उसके इस साइड पर जो कॉइलिंग टेंशन प्रोड्यूस हो जाता है उसको रिलीज करता है। तो इसका हम फंक्शन क्या पढ़ेंगे टोपो आइसोमरेज का? रिलीज ऑफ कॉइलिंग टेंशन या रिमूवल ऑफ कॉइलिंग टेंशन, कैसे भी बोल सकते हैं आप इसे। ठीक है, रिमूवल ऑफ कॉइलिंग टेंशन। अब भाई इन दोनों एंजाइम्स को हम याद कैसे करें? इन दोनों एंजाइम्स को हम याद कैसे करें? तो उसके लिए आपको यहाँ पर एक ट्रिक बताती हूँ। देखिए, आप इस तरह से याद कर सकते हैं, H फॉर हेलिकेज, H फॉर हाइड्रोजन बॉन्ड। इस तरह से तो आप इसे याद कर सकते हैं। एंड T फॉर टोपो आइसोमरेज, एंड T फॉर टेंशन, एंड T फॉर टेंशन। तो आप इस तरह से याद कर सकते हैं। चलिए, हमने हेलिकेज और टोपो आइसोमरेज इन दोनों के फंक्शन आपको बता दिए। अब इसमें एक और टाइप की जो प्रोटीन होती है उसे हम बोलते हैं SSB प्रोटीन। और ये कौन सी प्रोटीन्स होती हैं और ये क्या काम करती हैं? तो देखिए, ये क्या काम करती हैं कि जो डीएनए की स्ट्रैंड है, जब आपने डीएनए को खोला हाइड्रोजन बॉन्ड्स के थ्रू और कॉइलिंग टेंशन को रिमूव किया आपने टोपो आइसोमरेज एंजाइम्स के थ्रू, उसके बाद जब आप इसे छोड़ोगे ये फिर से वही स्ट्रक्चर ले लेगा। तो इसकी स्टेबिलिटी भी तो होनी चाहिए कि छोड़ने के बाद मेरा हाथ हटेगा उसके बाद भी ये एज इट इज इसी पोजीशन में रहे। तो उसके लिए यहाँ पर प्रोटीन्स लगी होती हैं, और उन प्रोटीन्स का नाम होता है SSB, यानी कि सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन्स। ये इसको ऐसा का ऐसा बनाए रखती हैं सिंगल स्ट्रैंडेड फॉर्म में। ठीक है, इसे सिंगल स्ट्रैंडेड फॉर्म में स्टेबल बनाए रखती हैं इसे। तो आपको समझ में आ गया सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन्स का क्या फंक्शन है? इसका क्या फंक्शन है? ये स्टेबिलिटी बना के रखती है सिंगल स्ट्रैंड की। ओके, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन मेंटेन्स स्टेबिलिटी of single stranded DNA। यहां तक आपको तीनों जो एंजाइम्स और प्रोटीन्स हैं इनके फंक्शन आपको अच्छे से समझ में आ गए। मैं एक बार और बता देती हूँ। देखिए, अनकॉइलिंग ऑफ डीएनए स्ट्रैंड जो होता है उसमें सबसे पहले है हेलिकेज। हेलिकेज एंजाइम का फंक्शन होता है कि जो डीएनए के दो स्ट्रैंड है उनके बीच के हाइड्रोजन बॉन्ड्स को वो तोड़ता है, जिससे कि डीएनए खुलना शुरू हो जाता है। दूसरा है टोपो आइसोमरेज एंजाइम। टोपो आइसोमरेज एंजाइम जो कॉइलिंग टेंशन प्रोड्यूस होता है डीएनए के खुलने की वजह से उसे रिमूव करता है, रिमूव ऑफ कॉइलिंग टेंशन। उसके बाद है सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन्स के डीएनए वापस ना जुड़ जाए। ठीक है, उसके लिए होता है कि डीएनए जो खुला हुआ है यानी कि जो सिंगल स्ट्रैंडेड फॉर्म में है वो उसे स्टेबल बनाए रखती हैं। तो ये हमने तीन पढ़ लिए। इसके बाद
जो नेक्स्ट प्रोसेस है और जो असली प्रोसेस है उसका नाम है पॉलीमेराइजेशन। उसका नाम है पॉलीमेराइजेशन, यानी कि सिंथेसिस ऑफ न्यू डीएनए स्ट्रैंड। इसे आपको बहुत ध्यान से समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज्यादा समझने का है। तो इसके लिए हम अलग से पेज यूज करेंगे। देखिए यहां पर जो हमने एक पूरा डीएनए लिया था, यहां पर हमने ये पूरा डीएनए लिया था। अब हमने इस डीएनए को खोल दिया है, हमने इस डीएनए को खोल दिया है। तो ये डीएनए कुछ इस तरह से हो जाएगा। ये आपको समझ में आ रहा है? ये डीएनए कुछ इस तरह से हो जाएगा। अच्छा, डीएनए के स्ट्रक्चर में हमने कुछ चीजें आपको बताई थी कि अगर ये स्ट्रैंड डीएनए का थर्ड एंड है तो ये वाला स्ट्रैंड जो होगा ये कौन सा होगा? 5 एंड। और अगर ये स्ट्रैंड थर्ड है तो इससे आगे वाला ये जो स्ट्रैंड होगा ये कौन सा होगा? 5 एंड। ये चीज आपको याद रखनी है। ओके, अब ये हमने पूरा डीएनए यहां खोल दिया कुछ प्रोटीन्स और एंजाइम्स की मदद से, जिनके बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब यहां जो मेन एक्शन होगा वो होगा उस एंजाइम का जिसका नाम है डीएनए पॉलीमरेज। इसका पूरा नाम बताएं आपको? इसका पूरा नाम है डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम है ये। डीएनए डिपेंडेंट क्यों बोलते हैं इसे? क्योंकि ये डीएनए से डीएनए को बनाता है, डीएनए को पढ़ के डीएनए बनाता है ये। तो डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, समझ में आ गया आपको? अब इसकी कुछ क्वालिटीज हैं जो आपको याद रखनी पड़ेंगी। ठीक है, इसकी पहली क्वालिटी जो मैं आपको बताती हूं, इन्हें आप याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात कि जो रीडिंग करता है ये, यानी कि डीएनए को पढ़ के ही तो डीएनए बनाएगा, तो जो पुराना डीएनए है उसकी जो रीडिंग करता है वो हमेशा 3' से 5' की डायरेक्शन में ही रीडिंग करता है ये। सबसे पहली बात तो आपको ये याद रखनी है। दूसरी बात जो आपको याद रखनी है कि जो ये नया डीएनए बनाएगा, जो नए डीएनए की सिंथेसिस करेगा, ये सिंथेसिस, वो ये सिंथेसिस ऑफ न्यू डीएनए वो ये करेगा, आप ध्यान रखिए, 5' से 3' की डायरेक्शन में। और जो आपको इसकी तीसरी बात याद रखनी है वो ये रखनी है कि इसकी जो दोनों यूनिट होती हैं, बोथ यूनिट्स, वो एक साथ काम करती हैं, वर्क टुगेदर। आपको ये 3 चीजें इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है। इन्हीं 3 चीजों से आपको समझ में आने वाला है कि डीएनए रेप्लिकेशन की प्रोसेस होती कैसे है। देखिए, फर्स्ट चीज कि रीडिंग आपको 3 to 5 डायरेक्शन में करनी है, सिंथेसिस आपको जो नए डीएनए की 5 to 3 डायरेक्शन में करनी है, और डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम की दोनों यूनिट एक साथ काम करती हैं। ये डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम की खासियत है जो आपको अच्छे से समझनी है। अब चलिए हम इसको अच्छी तरह से समझते हैं। तो देखिए, मैं यहाँ पर डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम पेंसिल से शो कर रही हूँ, और यहाँ हम कुछ बेसिस बना देते हैं पहले आपको, जिससे कि आपको समझ में आ जाए कि सिंथेसिस वगैरह ये सब होती कैसे है। एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन, ग्वानिन, ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। ये कोई फिक्स नहीं है कि मैडम ने ए के बाद जी लगाया है, जी के बाद सी टी लगाया है, टी के बाद सी लगाया है। आप इसे कैसे भी ऊपर नीचे कर सकते हैं। ठीक है, सी जी इस तरह से, टी ए टी कुछ भी लिख दीजिए आप। ठीक है, अच्छा, अगर इधर ए है तो इसके सामने वाले स्ट्रैंड के पास यहाँ पर क्या था? टी। जब ए के सामने टी था वही तो ब्रेक हुआ है। जी के सामने वाली जगह पर क्या था? सी।
टी के सामने वाली जगह पर ए, सी के जी, सी जी, एक मिनट, हाँ, सी जी सी ए टी ए, ये मैंने बिल्कुल इसी का कॉम्प्लीमेंट्री यहां लिख दिया है। ओके, थोड़ा छोटा बड़ा हो गया, एडजस्ट कर लेना। इसी का मैंने बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट्री यहाँ पर लिख दिया आपको समझाने के लिए, वरना एग्जाम में आपको इन बेसिस को लिखने की कोई जरूरत नहीं है, बट यहाँ मुझे आपको समझाने के लिए लिखना पड़ेगा। अब यहाँ स्टार्ट करते हैं डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम का फंक्शन। ये इसकी 2 यूनिट में यहाँ पर बना रही हूँ, एक यूनिट ये है इसकी और एक यूनिट ये है। ओके, चलिए सबसे पहली बात तो हम आपको ये बताते हैं कि जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है वो कभी भी नए डीएनए को स्टार्ट नहीं कर सकता। ठीक है, आपको स्टार्ट करने के लिए यहाँ पर एक प्राइमर की जरूरत पड़ेगी। आपको यहाँ पर डीएनए की स्टार्टिंग के लिए एक प्राइमर की जरूरत पड़ेगी। जैसे कोई घर बनता है तो उस घर पे आप कोई दीवार बनाते हैं तो उसके लिए आपको सबसे पहले एक नींव बनानी पड़ती है, उसी के ऊपर आप ईंटें लगाकर दीवार बना सकते हैं। तो उसी तरह से बिल्कुल बिना, अगर नींव नहीं होगी तो उसके ऊपर कोई ईंट नहीं लग सकती। तो उसी तरह से आपको यहाँ पर इस जगह पर एक नींव लगानी पड़ेगी। और वो नींव किसकी बनी होती है? वो नींव बनी होती है यहाँ पर आरएनए की, जिसको हम बोलते हैं प्राइमर। वो नींव यहाँ लगी होती है आरएनए की, जिसको हम यहाँ पर बोलते हैं प्राइमर। प्राइमर मेड अप ऑफ आरएनए। ओके, और ये क्या है? ये डीएनए पॉलीमरेज की दोनों यूनिट है। डीएनए पॉलीमरेज, ये डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम की दोनों यूनिट है। अब देखिए, आप समझते जाइए कि सिंथेसिस होगी कैसे। पहले इस वाले स्ट्रैंड पर देखते हैं। ठीक है, तो देखिए आप यहाँ पे रीडिंग 3 to 5 डायरेक्शन, यानी कि इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में ये पढ़ना शुरू करेगा और ये यूनिट ऐसे चलती जाएगी चलती जाएगी चलती जाएगी और इसको पढ़ते 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 ये नया बनाती जाएगी। किस तरह से बनाएगी? एक ही जगह जोड़ेगा, मैं इसे दूसरे पेन से दिखा देती हूँ। एक ही जगह जोड़ा जाएगा टी, जी की जगह ये डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम जोड़ेगा सी, और टी की जगह जोड़ेगा ए। और इस तरह से इतना बना दिया इसने। समझ में आ रहा है आपको? इतना बना दिया। आप ध्यान से देखिए, ये 3 to 5 ही रीड कर रहा है ना। 3 डायरेक्शन से 5 डैश की डायरेक्शन में एक ही जगह टी जोड़ा, जी की जगह सी जोड़ा, टी की जगह ए जोड़ा। ओके, अब क्या करेगा? ये यहां से थोड़ा आगे खिसकेगा और इसमें सी की जगह जी, जी की जगह सी, सी की जगह जी और जी की जगह सी यहां तक बना देगा। उसके बाद और आगे खिसकेगा और सी की जगह जी, जी की जगह सी, टी की जगह ए, इस तरह से पूरा डीएनए यहाँ पर बना देगा। बना दें हम? तो चलिए यहाँ पर बनाते हैं हम। चलिए हम यहाँ पर बनाने से पहले एक चीज समझा देते हैं आपको, जो मुझे पहले ही समझानी पड़ेगी आपको। ये जो नया डीएनए स्ट्रैंड बना है, सबसे पहले आप ये बताइए कि मुझे इसकी जो यहाँ पर जो प्राइम पोजीशन है वो कौन कौन सी है। अगर ये 3 एंड है तो ये यहाँ पर कौन सा एंड होगा? कॉम्प्लीमेंट्री होता है डीएनए की दोनों यूनिट, आपको पढ़ा चुके हैं हम। तो ये कौन सा एंड होगा? 5 एंड। और ये कौन सा होगा? 3 एंड। ओके, यानी कि ये जो सिंथेसिस हो रही है, ये सिंथेसिस हो रही है 5 to 3 की डायरेक्शन में। हाँ तो बच्चों, ये जो सिंथेसिस हो रही है ये 5 to 3 की डायरेक्शन में। यही हमने आपको बताया था कि रीडिंग जो होती है 3 to 5 डायरेक्शन में होती है, 3 to 5 डायरेक्शन में, एंड सिंथेसिस होती है नए डीएनए की 5 to 3 डायरेक्शन में, 5 to 3 डायरेक्शन में। अब यहाँ एक प्रॉब्लम आ जाती है, बहुत छोटी सी प्रॉब्लम है, आप समझिए इसे, कि इस डीएनए पॉलीमरेज को ये वाली साइड तो अपनी सही डायरेक्शन में पढ़ रही है, 3 to 5 डायरेक्शन में ये आसानी से पढ़ सकता है, लेकिन इस डीएनए पॉलीमरेज को ये वाली जो साइड पढ़ रही है ये उल्टी पढ़ रही है, 5 to 3 डायरेक्शन में पढ़ रही है, जिसे ये रीड नहीं कर सकता, क्योंकि ये रीडिंग केवल और केवल 3 to 5 डायरेक्शन में ही कर सकता है। 5 to 3 की डायरेक्शन में ये रीडिंग नहीं कर सकता। तो इस वाले स्ट्रैंड पर कुछ प्रॉब्लम आएगी। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? मैंने बोला कि डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो रीडिंग करता है वो 3 to 5 की डायरेक्शन में ही कर सकता है, 5 to 3 की डायरेक्शन में ये रीडिंग नहीं कर सकता। तो इस स्ट्रैंड को ये कैसे पढ़े और कैसे बनाए? इस स्ट्रैंड के कॉम्प्लीमेंट्री बेस नया डीएनए कैसे बनाए? तो उसके लिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। देखिए मैं यहाँ पर
इस जगह पर कुछ लिखती हूं और आपको उसे पढ़ना है, ठीक है। और मैं बिल्कुल इसी डायरेक्शन में लिख रही हूं, ठीक है। ये 5 और ये 3। मैं यहां पर लिख रही हूं RAT, रैट मीन्स चूहा। CAT, आपके जनरल इंग्लिश के ही वर्ड हैं ये। CAT, कैट मीन्स बिल्ली। एंड BAT, बैट मीन्स बल्ला। इतना हमने यहाँ पर कर दिया, और कुछ लिखने की जरूरत है? चलिए इतना ही बहुत है। अब आप सुनिए, आप इसको RAT, रैट 3 to 5 की डायरेक्शन में ही पढ़ सकते हैं, ठीक है। 5 to 3 में अगर आप इसे पढ़ने की, यहां से पढ़िए, सॉरी, अगर BAT, बैट, आप इसको, बैट मीन्स बल्ला, आप इसको 3 to 5 डायरेक्शन में तो पढ़ रहे हैं, BAT बल्ला। लेकिन आप इसे 5 to 3 की डायरेक्शन में पढ़ेंगे अगर TAB, तो ये तो बिल्कुल अलग ही मतलब निकल गया ना इसका। उसी तरह से CAT, यानी कि 3 to 5 की डायरेक्शन में CAT को कैट आप सही पढ़ रहे हैं। लेकिन अगर इसको तो आप यूं पढ़ेंगे, जो प्रॉब्लम इसके साथ आ रही है कि इसको यूं पढ़ना पड़ रहा है 5 to 3 की डायरेक्शन में, तो TAC, इसका भी अलग मतलब निकल गया, बिल्ली की जगह कुछ और मतलब निकलेगा। उसी तरह से TAR, ओके, इसका भी कुछ अलग मतलब निकला, जबकि यहाँ पर मतलब था RAT, रैट मीन्स चूहा। लेकिन यहाँ 3 to 5 की डायरेक्शन में अगर हम पढ़ रहे हैं, लेकिन यहाँ अगर हम 5 to 3 की डायरेक्शन में, यानी कि उल्टा अगर हम यहाँ पढ़ रहे हैं TAR, तो यहाँ इसका भी कुछ अलग मतलब निकला। तो आप मेरी बात समझ रहे हैं मैं क्या समझाना चाह रही हूँ? मैं ये समझाना चाह रही हूँ कि 3 to 5 की डायरेक्शन में जो इन्फॉर्मेशन लिखी है, उसी को अगर यहाँ उल्टी डायरेक्शन में पढ़ा जाए तो उस इन्फॉर्मेशन का मतलब ही कुछ और होगा। तो यही सेम प्रॉब्लम इस DNA पॉलीमरेज के सामने आ रही है इस स्ट्रैंड को पढ़ने में, कि वो 5 to 3 की डायरेक्शन में से नहीं पढ़ पा रहा, 3 to 5 की डायरेक्शन में ही उसे पढ़ना है। तो कैसे पढ़ें? जो टेक्निक आप यहां पढ़ने के लिए लगाओगे, वही टेक्निक आप यहां लगा दीजिए। तो यहां पढ़ने के लिए आप क्या टेक्निक लगाएंगे कि आप इस जगह पर, ये DNA पॉलीमरेज, ये मेरी 2 उंगली DNA पॉलीमरेज है, आप इस जगह पर थोड़ा सा बढ़िए, इसको 3 to 5 में पढ़िए, BAT, ओके, और छोटी सी सिंथेसिस कर दीजिए आप यहाँ पर DNA की। उसके बाद आप थोड़ा और बढ़िए और फिर 3 to 5 डायरेक्शन में रीड करिए इसे, CAT, और फिर DNA की छोटी सिंथेसिस कर दीजिए। उसके बाद फिर आप बढ़िए और फिर पढ़िए RAT, ठीक है। पढ़ा वही रहे हैं 3 to 5 डायरेक्शन में, और इस तरह से आप DNA की छोटी सिंथेसिस कर दीजिए। यानी कि इस स्ट्रैंड, ये आपको छोटे छोटे टुकड़ों में पढ़ना पड़ेगा। थोड़ा सा पढ़ें, फिर पढ़ें, फिर थोड़ा सा पढ़ें, फिर पढ़ें, फिर थोड़ा सा पढ़ें, फिर पढ़ें, और साथ ही साथ छोटे छोटे DNA बनाते जाएं। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? तो इस तरह से ये जो DNA हो, यहाँ पर जो नया बनना है, ये 5 एंड है तो ये इसका 3 एंड होगा, और ये 3 एंड है, ये 5 एंड होगा, फिर ये 3 एंड होगा, और फिर ये 5 एंड होगा, ये 3 एंड होगा, ये 5 एंड होगा। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? तो अब देखिए ये यहाँ पे दोनों चीजें पूरी हो रही है हमारी। रीडिंग 3 to 5, आपने 3 to 5 पढ़ा था बैट को, ओके। सिंथेसिस 5 to 3 जो आपने बनाया है वो 5 to 3 बनाया है ऐसे, ओके। आपने 3 to 5 पढ़ा है और 5 to 3 ऐसे करके बनाया है। कैट को देखिए आपने कैसे पढ़ा है, CAT, आपने 3 to 5 पढ़ा है कैट को, और आपने बनाया कैसे है 5 to 3, ओके। RAT, रैट को आपने 3 to 5 पढ़ा है और आपने बनाया कैसे है 5 to 3। तो यानी कि ये दोनों रूल आराम से फॉलो हो रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो सेम यही आपको यहाँ करना है कि ये जो DNA पॉलीमरेज की दोनों यूनिट हैं जिनको एक साथ आगे बढ़ना है, वो इसको फ्रेगमेंट्स की फॉर्म में बनाएंगी। कैसे बनाएंगी? फ्रेगमेंट, छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स की फॉर्म में, ओके। और इस तरह से बनाती चली जाएंगी। जैसे कि एक छोटा फ्रेगमेंट यहाँ बनाया, T की जगह A, C की जगह G, A की जगह T, ठीक है। और फिर एक छोटा सा फ्रेगमेंट यहाँ बनाया, G की जगह C, C की जगह G, G की जगह C, ओके। उसके बाद फिर ये DNA पॉलीमरेज यूनिट यहां से और ऊपर बढ़ती है, और इसे फिर दोबारा से बनाती है। इसको तो लगातार बनाएगी, यहां तो कोई प्रॉब्लम आ ही नहीं रही है पढ़ने में और बनाने में। C की जगह G, G की जगह C, C की जगह G, G की जगह C, C की जगह G। लेकिन यहाँ पर C की जगह ये इस तरह से छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में, C की जगह G, G की जगह C, C की जगह G। फिर आगे छोटे से फ्रेगमेंट में
ए की जगह टी की जगह ए की जगह टी, ठीक है। और इस तरह से डीएनए की ये दोनों यूनिट एक साथ काम करती जाती हैं और बनाती जाती हैं। आपको ये चीज समझ में आ गई या नहीं? देखिए, अब आप इसमें एक चीज देखिए कि जो एक प्रॉब्लम आई उसका सोल्यूशन तो निकल आया, लेकिन एक स्ट्रैंड पर तो कंटिन्यूअस सिंथेसिस हो रही है बिना रुके, क्योंकि ये करेक्ट डायरेक्शन में बढ़ रहा है 3 to 5 की डायरेक्शन में। इसको पढ़ना आराम से पढ़ रहा है ये डीएनए पॉलीमरेज। बट एक जो डीएनए का स्ट्रैंड है वो उल्टी डायरेक्शन में बढ़ रहा है 5 to 3 डायरेक्शन में, इसलिए उसकी जो सिंथेसिस हो रही है वो कंटिन्यूअस ना होकर टुकड़ों की फॉर्म में हो रही है, और इसको बोलते हैं डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस। इसको क्या बोलते हैं? डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस। और इन टुकड़ों को साइंटिस्ट ओकाजाकी ने डिस्कवर किया था, इसलिए इन टुकड़ों को हम बोलते हैं ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स। ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स। आपको समझ में आ रहा है ये ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स क्यों बन रहे हैं? ओके, तो इस तरह से ये टुकड़ों में जो फ्रैगमेंट्स बनेंगे इनको बोलेंगे हम ओकाजाकी फ्रैगमेंट। और ये मैंने आपको इतना करके बताया है, ये पूरा आगे तक जाएगा, उसके बाद ये खुलता जाएगा डीएनए, और ये सिंथेसिस आगे तक होती जाएगी, फिर ये खुलता जाएगा, फिर ये सिंथेसिस आगे तक होती जाएगी, और इस तरह से यहाँ पर हमारे पास जो पहले एक डीएनए था, अब ये हमारे पास 2 डीएनए मिल जाएंगे, ठीक है। लेकिन अब आपको यहाँ पर कुछ चीजें और याद रखनी है कि ये जो ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स हैं ये बाद में जुड़ जाते हैं। भाई डीएनए को तो जोड़ना ही पड़ेगा ना, टुकड़ों में डीएनए किसको चाहिए? नहीं चाहिए ना। तो इसलिए ये जो ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स हैं ये बाद में जोड़ दिए जाते हैं। कौन से एंजाइम्स के थ्रू? आपको उस एंजाइम का नाम याद रखना है। इट इज कॉल्ड लाइगेज एंजाइम। इट इज कॉल्ड लाइगेज एंजाइम। लाइगेज एंजाइम क्या करता है? Joining of Okazaki फ्रैगमेंट्स। ये जो ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स हैं बाद में लाइगेज एंजाइम्स के थ्रू जोड़ दिए जाते हैं। अब एक चीज और जो आपको याद रखनी है, क्योंकि आपने यहाँ पर जो नया डीएनए स्टार्ट किया था वो एक प्राइमर के थ्रू उसकी स्टार्टिंग हुई थी। जो नया डीएनए की स्टार्टिंग हुई थी वो एक प्राइमर के थ्रू हुई थी, ठीक है। और ये तो सीधे सीधे से बनता चला गया था, इसलिए यहां किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आई थी। लेकिन यहां इस स्ट्रैंड पर, क्योंकि हर एक टुकड़ा एक अलग तरीके से बना है, इसलिए यहां पर हर एक टुकड़े से पहले प्राइमर ऐड करना पड़ेगा। हर एक टुकड़े से पहले आपको यहां पर एक प्राइमर ऐड करना पड़ेगा। हर एक ओकाजाकी फ्रैगमेंट से पहले यहां पर एक प्राइमर आएगा। प्राइमर। अब बाद में इसमें होगा क्या कि ये सारे प्राइमर जो कि आरएनए के बने हुए हैं ये निकल जाएंगे, ठीक है। ये यहाँ का प्राइमर भी हटा दिया जाएगा और यहाँ का प्राइमर भी हटा दिया जाएगा, और फिर इन डीएनए के टुकड़ों को जोड़ दिया जाएगा, ठीक है। जोड़ा किसके थ्रू जाएगा? लाइगेज एंजाइम के थ्रू। और यहाँ पर फिर पूरा हमें कंप्लीट डीएनए मिल जाएगा। यहाँ पर हमको पूरा कंप्लीट, देखिए हमें यहाँ पर एक चीज समझानी पड़ेगी कि जिस पर कंटिन्यूअस सिंथेसिस हो रही है, यहाँ पर लगातार जो कंटिन्यूअस सिंथेसिस हो रही है उसे हम लीडिंग स्ट्रैंड बोलते हैं। और जहां पर टुकड़ों में सिंथेसिस हो रही है, इस वाले स्ट्रैंड पर टुकड़ों में सिंथेसिस हो रही है, ठीक है, डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस जैसे हम बोल सकते हैं, उस स्ट्रैंड को हम लैगिंग स्ट्रैंड बोलते हैं। ये आपको याद रखना पड़ेगा कि एक स्ट्रैंड पर कंटिन्यूअस सिंथेसिस होती है जहां कोई ओकाजाकी फ्रैगमेंट नहीं बनता, और उसे लीडिंग स्ट्रैंड बोलते हैं। और एक स्ट्रैंड पर डिसकंटिन्यूअस यानी कि टुकड़ों में सिंथेसिस होती है, जिन टुकड़ों को हम ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स बोलते हैं, और उस स्ट्रैंड को हम बोलते हैं लैगिंग स्ट्रैंड। बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में पूछा भी जाता है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है कि डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस कौन से स्ट्रैंड पर होती है? लैगिंग स्ट्रैंड पर। और याद रखना है आपको, लैगिंग स्ट्रैंड 5 to 3 डायरेक्शन में है और लीडिंग स्ट्रैंड 3 to 5 डायरेक्शन में है। तो यहां तक क्लियर है आपको? अब इसमें एक छोटा सा क्वेश्चन जो सोचने वाला है कि प्राइमर आरएनए का ही क्यों बना होता है, डीएनए का क्यों नहीं बना होता? तो इसको आपको याद रखना पड़ेगा, मतलब समझना है थोड़ा सा कि देखिए प्राइमर जो होता है वो आरएनए का इसलिए बनाया जाता है क्योंकि बाद में इनको हटाना है, प्राइमर को बाद में हटाना है। और ये आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि डीएनए में से आरएनए को डिटेक्ट करना आसान होता है, तो इसलिए प्राइमर एक टैग मतलब एक अलग से ही दिख जाता है और इसको बाद में हटाना होता है प्रूफ रीडिंग में। इसलिए ये आरएनए का बना होता है ताकि आसानी से हट सके, आसानी से रिकॉग्नाइज हो सके, ठीक है। तो इसमें हमने ये पूरा का पूरा आपको बता दिया है। हम कुछ एंजाइम्स को दोबारा से यहाँ पर, कौन कौन से एंजाइम्स हमारे यहाँ पर देखिए यूज हुए हैं यहाँ। हाँ तो बच्चों, हमने डीएनए रेप्लिकेशन की पूरी डिटेल्ड मैकेनिज्म पढ़ रखी है,
ठीक है, अच्छी तरह से आपको समझ में आ गई होगी। अब कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो अब तक बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। आपके जो क्वेश्चंस आएंगे वो सारे इसी टाइप के आएंगे। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं। नेम द एंजाइम involved in continuous replication of DNA strand, mention the polarity of template strand। क्वेश्चन ये पूछा है, इसमें 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा कि कंटिन्यूअस रेप्लिकेशन जो डीएनए स्ट्रैंड हो रहा है उसके लिए कौन सा एंजाइम यूज होगा, इन्वॉल्व होगा, उसका नाम बताना है पहला। एंड मेंशन द पोलैरिटी ऑफ टेम्पलेट स्ट्रैंड, टेम्पलेट स्ट्रैंड की पोलैरिटी बतानी है। बात हो रही है देखिए कंटिन्यूअस रेप्लिकेशन की, यानी कि जहां पर ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स नहीं बन रहे उस वाले स्ट्रैंड की बात हो रही है। तो वो कौन सा स्ट्रैंड था हमारा, कौन सा स्ट्रैंड था जिसकी पोलैरिटी 3 to 5 थी, हमने आपको समझाया था। ठीक है, जिसकी पोलैरिटी 3 to 5 थी, जहां पर यहाँ ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स नहीं बन रहे थे। इसी को तो हमने बोला था कंटिन्यूअस सिंथेसिस। देखिए मैंने लिखा भी है। ओके, तो कंटिन्यूअस सिंथेसिस। तो क्वेश्चन पूछा है इसमें कौन सा एंजाइम यूज हो रहा था, तो मैंने एंजाइम का क्या नाम बताया था। ये कौन सा एंजाइम है, ये है डीएनए पॉलीमरेज। कौन सा एंजाइम है, डीएनए पॉलीमरेज। इसका पूरा नाम डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज भी इसको कहते हैं। अब इसने बोला है मेंशन द पोलैरिटी ऑफ टेम्पलेट स्ट्रैंड। टेम्पलेट स्ट्रैंड की इसमें बात हो रही है कंटिन्यूअस स्ट्रैंड की, याद रखिए ये कंटिन्यूअस स्ट्रैंड की। कंटिन्यूअस स्ट्रैंड ये वाला है, इसकी पोलैरिटी है 3 to 5, तो इसकी पोलैरिटी याद रखिए 3 to 5। ओके, 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा, बहुत इजी है। नेक्स्ट है इसमें क्वेश्चन मेंशन द पोलैरिटी ऑफ द डीएनए स्ट्रैंड ए एंड बी एंड सी एंड डी शो इन द रेप्लिकेटिंग फॉर्क गिवन बिलो। देखिए ये रेप्लिकेटिंग फॉर्क दे रखी है। रेप्लिकेटिंग फॉर्क के बारे में मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि ये हमने जब डीएनए का ये बताया था, तो ये फॉर्क लाइक उल्टा वाई जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है ना, फॉर्क लाइक, इसी को बोलते हैं रेप्लिकेटिंग फॉर्क। ये जो स्ट्रक्चर जो बन जाता है इसको हम बोलते हैं रेप्लिकेटिंग फॉर्क। तो ऐसा ही सेम इन्होंने बताया है, मैंने ऐसे करके ये थोड़ा कर्व कर दिया है, इन्होंने बिल्कुल सीधा कर दिया और आसानी से समझ में आ रहा है। ठीक है, इसने बोला है कि इसमें ए और बी क्या है, ठीक है, एंड सी एंड डी क्या है। मेंशन द पोलैरिटी। ओके, पोलैरिटी बतानी है, सिर्फ और सिर्फ पोलैरिटी बतानी है इसमें। तो देखिए ए और बी या कंटिन्यूअस सिंथेसिस हो रही है, यहाँ पर ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स बन रहे हैं। तो आपको याद होगा जहां कंटिन्यूअस सिंथेसिस होती है, ठीक है, उसकी पोलैरिटी 3 to 5 बताई थी मैंने, तो इसकी हो जाएगी 3 to 5। अपोजिट की जहां ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स बन रहे थे उसकी 5 to 3 हो जाएगी, तो इसकी हो जाएगी 5 to 3। है ना, बहुत इजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम, बस इतना ही बताना था इसमें। नेक्स्ट है कंपेयर द रोल्स ऑन एंजाइम्स डीएनए पॉलीमरेज एंड डीएनए लाइगेज इन द रेप्लिकेशन फॉर्क ऑफ डीएनए। सिंपल डीएनए पॉलीमरेज और डीएनए लाइगेज एंजाइम का जो रोल है उसको कंपेयर करना है। तो देखिए डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम ने क्या किया था कि नया डीएनए बनाया था। क्या बनाया था, सिंथेसाइज द न्यू डीएनए स्ट्रैंड। और मैंने आपको क्या बताया था कि डीएनए लाइगेज ने क्या किया था, क्या बताया था मैंने वीडियो में, कि वो ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स को जोड़ता है। क्या बताया था मैंने कि वो ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स को जोड़ता है। तो सिंपल 2 नंबर का आएगा कि डीएनए पॉलीमरेज जो एंजाइम है, डीएनए पॉलीमरेज एंड डीएनए लाइगेज, इन दोनों को कंपेयर करना है। तो डीएनए पॉलीमरेज सिंथेसाइज, इसमें आपको सिंपल लिखना है सिंथेसाइज द न्यू डीएनए स्ट्रैंड, न्यू डीएनए स्ट्रैंड, न्यू डीएनए स्ट्रैंड, या इसको ये भी बोल सकते हैं पॉलीमेराइजेशन ऑफ डीएनए, पॉलीमेराइजेशन ऑफ डीएनए। ठीक है, इट सिंथेसाइज द न्यू डीएनए स्ट्रैंड और पॉलीमेराइजेशन ऑफ डीएनए। जबकि डीएनए लाइगेज ने क्या किया था, रीजॉइन द ओकाजाकी, इसको आप कैपिटल लेटर में लिखना क्योंकि ये साइंटिस्ट का नाम है, ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। ओके, डीएनए लाइगेज एंजाइम ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स को रीजॉइन किया था और डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम ने नया डीएनए स्ट्रैंड बनाया था। अच्छा, अगर ये 2 नंबर का आता है तो आप इसमें ये भी लिख सकते हैं कि ये जो है प्रूफ रीडिंग के वक्त काम करता है। एट द टाइम ऑफ प्रूफ रीडिंग, लास्ट में ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स जुड़े थे ना, तो वो जो लास्ट वाली स्टेप है वो प्रूफ रीडिंग बोलते हैं उसे। एट द टाइम ऑफ प्रूफ रीडिंग, प्रूफ रीडिंग के टाइम पर काम किया था। और ये एट द टाइम ऑफ, जिस टाइम पॉलीमराइजेशन हो रहा था डीएनए का, न्यू स्ट्रैंड बन रहा था। ठीक है, एट द टाइम ऑफ पॉलीमराइजेशन, वर्क ओके, वर्क एट द टाइम ऑफ पॉलीमराइजेशन और वर्क एट द टाइम ऑफ प्रूफ रीडिंग। ठीक है, सिंपल 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। इसमें आपको डायग्राम की हेल्प से डीएनए रेप्लिकेशन की प्रोसेस बतानी है। बहुत सिंपल है, अभी पूरी प्रोसेस मैं बता के चुकी हूँ, बस यही सब कुछ आपको इसमें बताना है। कर लेंगे आप। इन विच फेज ऑफ द सेल साइकिल डज रेप्लिकेशन अकर इन यूकैरियोट्स? बताया था मैंने आपको एस फेज बताया था, ठीक है। व्हाट वुड हैपन इफ सेल डिवीजन इज नॉट फॉलोड आफ्टर डीएनए रेप्लिकेशन? डीएनए रेप्लिकेशन अगर हो गया, देखिए ये क्वेश्चन, इसे समझिए आप कि डीएनए रेप्लिकेशन हो गया यानी कि आपकी डीएनए की जो अमाउंट है वो हो गई डबल। अब उसने बोला है लेकिन सेल डिवीजन नहीं होगा, तो क्या होगा? एक बार इस लाइन को आप समझ लीजिए, ये लाइन मैं आपको समझा रही हूँ, बाकी का तो सारा अभी जो पढ़ाया है उसी में से है। देखिए ये मैंने आपको बताया था कि जैसे हमारा जो सेल है उसका जो न्यूक्लियस है उसमें डीएनए अपनी अमाउंट को डबल क्यों करता है? क्योंकि उसको अपने डीएनए को 2 सेल में ट्रांसफर करना है। इसका मैंने आपको एक घर वाला एग्जाम्पल भी दिया था कि आपको एक घर है उससे आपको 2 घर बनाने हैं, तो दोनों घरों में आपको सेम सामान रखना है, तो आपको अपना फ्रिज भी डबल खरीदना पड़ेगा, एसी भी डबल खरीदना पड़ेगा, ठीक है। सारी चीजें आपको डबल डबल करनी पड़ेंगी ताकि दोनों घरों में बराबर इक्वल ट्रांसफर हो जाए। ओके लेकिन यहाँ क्वेश्चन क्या है? यहाँ ये क्वेश्चन है कि आपने 2 घर बनाए ही नहीं, आपने डबल डबल खरीद के रख लिया, लेकिन आपका घर एक ही रहा, तो क्या होगा? क्या आपके घर में सामान की भीड़ नहीं हो जाएगी? क्या आपके घर में फिर जगह रहेगी? नहीं रहेगी, ठीक है। तो यही है कि सेल ने डीएनए की अमाउंट तो डबल कर ली, लेकिन 2 सेल में ट्रांसफर उसने नहीं किया, यानी कि सेल डिवीजन नहीं हुआ, नो सेल डिवीजन। तो इसने पूछा है तो क्या होगा? तो भाई जब इसी में आप सारा सामान भर दोगे, किसी दूसरे को दोगे ही नहीं, ठीक है, तो क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस इंक्रीजेस। न्यूक्लियस का जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। अब जब न्यूक्लियस का वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो सेल पर प्रेशर पड़ेगा बाहर, तो सेल यहां पर बस्ट हो सकती है, ठीक है। तो सेल एक्सपेंशन में अकर, ओके। तो आपको सिंपल लिखना है कि अगर डीएनए की अमाउंट डबल हो जाती है यानी कि डीएनए रेप्लिकेशन हो जाता है बट सेल डिवीजन नहीं होता, तो न्यूक्लियस का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा और सेल एक्सपेंशन हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओके। व्हाट डज डीएनए रेप्लिकेशन अकर इन स्मॉल रेप्लिकेशन फॉर्क एंड नॉट इन वाई डज? अच्छा, वाई डज एंड इट नॉट इट्स एंटायर लाइन? सिंपल क्वेश्चन है कि जो डीएनए रेप्लिकेशन होता है वो एक स्मॉल रेप्लिकेटिंग फॉर्क में ही क्यों होता है, पूरी लेंथ पर क्यों नहीं होता? देखिए ये जो क्वेश्चन है ये पूरी अंडरस्टैंडिंग पर बेस्ड है। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो आप आसानी से कर सकते हैं। डीएनए मॉलिक्यूल कितना बड़ा होता है आप खुद सोचिए। एक रस्सी जो इतनी बड़ी है, ठीक है, उस रस्सी वो पूरी की पूरी फोल्ड है। मैंने आपको पूरा स्ट्रक्चर बनाया था डीएनए के स्ट्रक्चर में, ठीक है। वो पूरी की पूरी ऐसे करके कॉइल्ड है, ठीक है, इस तरह से फोल्ड है। आप उसको पूरा खोलेंगे तो आपको ज्यादा प्रेशर उसमें लगाना पड़ेगा। तो आप थोड़ा थोड़ा खोलिए, बनाइए, फिर थोड़ा खोलिए, फिर बनाइए, फिर थोड़ा खोलिए, फिर बनाइए। वो ज्यादा आसान रहेगा या पहले पूरा रस्सी खोलेंगे आप, दोनों स्ट्रैंड अलग हो जाएंगे पूरी स्टार्टिंग से लेके एंड तक, और उसके बाद आप नया डीएनए बनाएंगे? कौन सा ज्यादा आसान है? किसमें कम एनर्जी लगेगी? आई थिंक जो आप छोटे छोटे पार्ट में काम कर रहे हैं उसमें कम एनर्जी लगेगी, ठीक है। और जो आप पूरी लेंथ खोल के एक साथ काम करेंगे उसमें ज्यादा एनर्जी लगेगी। तो सिंपल है कि इसका आंसर आपको सिंपल लिखना है, द लेंथ ऑफ द डीएनए मॉलिक्यूल, द डीएनए मॉलिक्यूल इज वेरी लॉन्ग। सिंपल लिखना आप, द डीएनए मॉलिक्यूल इज वेरी लॉन्ग, ठीक है। तो अगर आपने डीएनए मॉलिक्यूल इतने लंबे डीएनए का आपने रेप्लिकेशन किया एक साथ तो बहुत इट रिक्वायर्स वेरी हाई एनर्जी, ठीक है। तो इसलिए एनर्जी ज्यादा ना लगे और आसानी से रेप्लिकेशन हो जाए, इसलिए रेप्लिकेशन फॉर्क की फॉर्म में यानी कि छोटे छोटे की फॉर्म में होता है। अब जैसे हमने ये बताया, ये यहाँ से थोड़ा सा देखिए खुला, नया डीएनए बन गया, इसके बाद ये पीछे से बंद होता चला जाएगा, फिर यहाँ से खुलेगा, फिर नया डीएनए बन जाएगा, फिर ये पीछे से बंद होता चला जाएगा। तो सिंपल आपको इतना ही आंसर इसमें लिखना है। चलिए नेक्स्ट, वाई इज डीएनए रेप्लिकेशन कंटिन्यूअस एंड डिसकंटिन्यूअस इन अ रेप्लिकेशन फॉर्क? ये लगातार क्यों बनाता है कंटिन्यूअस, और ये डिसकंटिन्यूअस यानी कि ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स की फॉर्म में क्यों बनाता है? इसको मैंने बहुत अच्छे से समझाया था, ठीक है। आपको इसको सिंपल जो लिखना है मैं बता रही हूं आपको, आप अच्छी तरह से इसको समझ लीजिए, याद कर लीजिए। द 2 strands ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स आर एंटी पैरेलल और अपोजिट, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे के एंटी पैरेलल होते हैं, ठीक है। एक की डायरेक्शन 3 to 5 है तो एक की 5 to 3 है, इसको बोलते हैं एंटी पैरेलल, ठीक है, या अपोजिट भी बोल सकते हैं इसे। द 2 strands ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल आर एंटी पैरेलल टू ईच अदर।
So the DNA, the 1 unit of DNA polymerase enzyme direct the strand, ठीक है, faces the strand in a correct direction 3 to 5, but the other unit of DNA polymerase enzyme faces the DNA strand in a wrong direction 5 to 3. ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? That's why Okazaki fragments are formed and DNA replication, ठीक है, DNA replication and discontinuous in a, अच्छा हाँ, and DNA replication is discontinuous on that strand. ओके, समझ में आ रहा है आपको? इसमें एक चीज और आपको ऐड करनी है, द रीडिंग ऑफ डीएनए पॉलीमरेज, द रीडिंग ऑफ डीएनए स्ट्रैंड बाय द डीएनए पॉलीमरेज अकर ओनली 3 to 5 डायरेक्शन. ठीक है, 2 आपको रीजन देने हैं इसमें, ओनली इन 3 to 5 डायरेक्शन. ठीक है, तो आपको क्या लिखना है, मैं सिंपल आपको बोल के बता रही हूँ, आप नोट कर लीजिए. द रीडिंग ऑफ डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, the reading of DNA occur only in 3 to 5 direction. Okay, and the 1 unit of DNA polymerase enzyme faces the DNA strand in a correct direction, that is 3 to 5, and other unit of DNA polymerase enzyme faces the DNA strand in a wrong direction, that is 5 to 3. That's why Okazaki fragments are formed and DNA replication is continuous in one strand and discontinuous other strand. Okay, चलिए, why, अच्छा ये तो हो गया हमारा. एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन इन अ रेप्लिकेशन फॉर्क. देखिए, ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन के बारे में हमने आपको नहीं बताया था, हम आपको बता देते हैं. जैसे ये आपका डीएनए है, तो ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन एक वो पोर्शन होता है जहां से ये डीएनए खुलना शुरू होता है. ठीक है, जहां से ये डीएनए रेप्लिकेशन के लिए खुलना शुरू होता है, उस पॉइंट को हम ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन कहते हैं. देखिए, यहाँ होता क्या है, थोड़ा डिटेल में मैं यहाँ पर आपको बता देती हूँ कि यहाँ पर एडिनिन और थाइमीन, थाइमीन और एडिनिन, एडिनिन और थाइमीन, यानी कि एटी रिच रीजन होता है. ये एटी रिच रीजन, जहां पर एडिनिन और थाइमीन ज्यादा होते हैं. और आपको पता है एडिनिन और थाइमीन में डबल बॉन्ड होता है, तो इस जगह से खुलना, यानी क्योंकि डबल बॉन्ड को तोड़ना ज्यादा आसान होता है बजाय ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ने के. ट्रिपल बॉन्ड थोड़ा मुश्किल में टूटता है और डबल बॉन्ड आसानी से टूट जाता है, यानी कि इसको तोड़ना थोड़ा आसान होगा. तो हाँ जी, तो डबल बॉन्ड को तोड़ना ज्यादा आसान होता है बजाय ट्रिपल बॉन्ड के. अब सोचिए कहीं ऐसा है जी और सी वाला रीजन है, तो वहां तो ट्रिपल बॉन्ड हुआ ना, तो वहां तोड़ना थोड़ा मुश्किल. देखिए, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन के बारे में मैं क्लियर बता देती हूँ कि ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन जो है वो साइट होती है जहां से डीएनए खुलना शुरू होता है. ठीक है, फॉर एग्जांपल सपोज दैट ये डीएनए है, तो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन वो साइट होगी जहां से ये डीएनए खुलना शुरू होगा. ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है डीएनए रेप्लिकेशन में, क्योंकि यहां से डीएनए खुलना शुरू होगा, यानी कि हाइड्रोजन बॉन्ड यहां से ब्रेक होंगे, ब्रेक हाइड्रोजन बॉन्ड यहीं से ब्रेक होंगे और यहीं से डीएनए खुलेगा. यहां से डीएनए खुलेगा तो रेप्लिकेशन भी यहीं से स्टार्ट होगा. सिंपल पूछा है इसने, इंपॉर्टेंस ऑफ ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन बताना है, तो इसी साइड से डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा, इसी साइड से डीएनए की अनकॉइलिंग स्टार्ट होगी. ओके, अच्छा, इसमें थोड़ा सा मैं आपको डीप बता देती हूँ, आप याद रखिए. देखिए, एक तो जी और सी के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है और ए और टी के बीच में डबल बॉन्ड होता है. तो ये क्लियर है कि ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन वाली साइड पे जी और सी ज्यादा होंगे या ए और टी ज्यादा होंगे. आप भी बताइए, ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ना ज्यादा आसान होगा या डबल बॉन्ड को तोड़ना ज्यादा आसान होगा? आई थिंक डबल बॉन्ड को तोड़ना आसान होगा. इसलिए ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन वाली साइट पर ए और टी के सीक्वेंस ज्यादा होंगे, यानी कि ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन वाली जो साइट होती है वो एटी रिच होती है. कैसी होती है? एटी रिच, यानी कि वहां पर ए और टी के जो सीक्वेंस होंगे वो ज्यादा होंगे, इसीलिए वो वाली साइट आसानी से खुल जाती है. ये मैंने आपको थोड़ा और डीप इसमें बता दिया है. अदरवाइज आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि ये वो साइट है जहां से डीएनए अनवाइंड होना शुरू होता है, अनकॉइल होना शुरू होता है, रेप्लिकेशन स्टार्ट होती है. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. देखिए, इसमें बोला है वाई डू यू सी 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेप्लिकेटिंग स्ट्रैंड्स इन द गिवन डीएनए रेप्लिकेशन फॉर्क, एक्सप्लेन द नेम ऑफ दीज स्ट्रैंड. इसमें दोनों स्ट्रैंड के सिर्फ आपको नाम देने हैं, और ऐसा क्यों होता है, वो हम आपको अभी बता चुके हैं. नाम देने हैं, इसको हम बोलेंगे कंटिन्यूअस स्ट्रैंड,
देखिए यहाँ हाँ ये नहीं, ये हमने थोड़ा अलग लिखा है। देखिए यहाँ पर एक चीज देखिए, इन्होंने थोड़ा मैंने यहाँ पर बनाया था ना डिसकंटिन्यूअस, वो इन्होंने इस तरफ कर दिया है, और मैंने ये जो चीज है कंटिन्यूअस वाली वो यहाँ बनाई थी, वो इन्होंने इधर कर दी है। बट उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इसे इधर करिए या इसे इधर करिए, पोलैरिटी का ध्यान आपको रखना है बस। इसकी जो पोलैरिटी है जहाँ कंटिन्यूअस स्ट्रैंड बनना है उसकी 3 to 5 ही होगी, और इसकी पोलैरिटी जहाँ डिसकंटिन्यूअस यानी कि ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स बनते हैं उसकी 5 to 3 होगी, ठीक है। और यही इन्होंने रखा है, पोलैरिटी बिल्कुल करेक्ट रखी है। तो कंटिन्यूअस वाले की पोलैरिटी देखिए 3 to 5 है, और इसको हम बोलते हैं कंटिन्यूअस स्ट्रैंड, या इसका एक नाम और हमने आपको बताया था कंटिन्यूअस वाले का लीडिंग स्ट्रैंड, लीडिंग स्ट्रैंड, ठीक है। और इसमें जो दूसरा वाला था उसका नाम था डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड या लैगिंग स्ट्रैंड, ठीक है। देखिए कभी भी एग्जाम में आए तो इस तरह से मत कर देना कि मैडम ने राइट साइड पे ये बताया है तो ये होगा, लेफ्ट साइड पे मैडम ने ये बताया है तो ये होगा। राइट और लेफ्ट के चक्कर में मत पड़िए, पोलैरिटी के हिसाब से निकालिए कि कंटिन्यूअस कौन सा होगा और डिसकंटिन्यूअस कौन सा होगा। और डिसकंटिन्यूअस जो होगा जहां पर ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स बनेंगे उसकी पोलैरिटी 5 to 3 होगी। कंटिन्यूअस जो होगा, ठीक है, जो लगातार जहां पर बनेगा उसकी पोलैरिटी 3 to 5 होगी, ठीक है। और ये आपको इसको देख के बताना है, और ऐसा क्यों होता है इसके बारे में मैं आपको अभी बता चुकी हूँ, ठीक है। इसमें शो द डीएनए रेप्लिकेशन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम ओनली, डायग्राम के फॉर्म में आपको डीएनए रेप्लिकेशन बताना है, ठीक है। सिंपल है, बता चुकी हूँ। आप इस तरह से डायग्राम बनाकर बता दीजिए। आप इस डायग्राम में ये ATGC इन्हें मत लिखिए एग्जाम में अगर आता है तो, ये मैंने आपको समझाने के लिए बेटा ये बनाया है, आपको एग्जाम में ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बस आप उसमें अपने एग्जाम में बाकी सारी चीजें दिखाइए, आप एग्जाम में ओकाजाकी फ्रैगमेंट दिखाइए, लैगिंग स्ट्रैंड दिखाइए, डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड दिखाइए, लीडिंग स्ट्रैंड दिखाइए, कंटिन्यूअस स्ट्रैंड दिखाइए आप इसमें, ठीक है। एंजाइम पूरा दिखाइए, डीएनए पॉलीमरेज प्राइमर दिखाइए आप, ठीक है। बाकी यहाँ पर इस तरह से रेप्लिकेटिंग फॉर्क दिखाइए, इसको रेप्लिकेटिंग फॉर्क बोलते हैं, ठीक है। ये सब आप दिखाइए, बट आप इसमें ATGC इसे आपको दिखाने की जरूरत नहीं है, ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया था, ठीक है। अब इसमें है नेम द टाइप ऑफ सिंथेसिस A and B occurring in the replication fork of DNA as shown। इसमें सिंपल है, A सिंथेसिस और B सिंथेसिस जो रेप्लिकेटिंग फॉर्क में हो रही है। अब देखिए अभी वाले क्वेश्चन में उन्होंने ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स इधर किए थे, इस वाले में इन्होंने ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स इधर कर दिए, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ कि आप इसमें पोलैरिटी याद रखिए। इसमें बोला है कि नेम द टाइप ऑफ सिंथेसिस A and B, A और B सिंथेसिस को बताइए, ठीक है। देखिए सबसे पहले A सिंथेसिस जहाँ कंटिन्यूअस हो रहा है उसको हम बोलते हैं, एंड B सिंथेसिस इसको तो हम बोलेंगे कंटिन्यूअस सिंथेसिस, वही कंटिन्यूअस सिंथेसिस। अब मैं इसे शॉर्ट में लिख रही हूँ क्योंकि मैंने पहला बता चुकी हूँ। और बी को हम बोलेंगे डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस, ठीक है। नाम लीडिंग स्ट्रैंड और लैगिंग स्ट्रैंड भी लिखना है आपको। तो ये था हमारा लैगिंग डिसकंटिन्यूअस वाला, और कंटिन्यूअस वाला था हमारा लीडिंग। पोलैरिटी भी आप दिखाइए 3 to 5 एंड 5 to 3, ओके। चलिए इस तरह से हमारे सारे क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। डीएनए रेप्लिकेशन पे जितने भी क्वेश्चन आएंगे इसी टाइप के आएंगे। आई थिंक आपको अच्छे से हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो इस पर कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर करिए। हम आपको हर चैप्टर की वीडियो इसमें अपलोड करेंगे। ओके, बाय बाय।